कैसे हैं आप लोग? हाय, हेलो एंड आई थिंक सबके सब अच्छे से होंगे, सही तरीके से होंगे और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे. सो स्टार्ट द टॉपिक, बट बिफोर द टॉपिक एज यूजुअल जो हम करते हैं, थोड़ी सी स्पीच, थोड़ा सा मोटिवेशंस. लेकिन आप लोगों के लिए मोटिवेशन पॉजिटिव है क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है. आप लोगों की लाइफ शुरू होने वाली है, अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने वाली है. जैसे ही आप 12th करोगे तो आप न्यू वर्ल्ड में एंट्री लोगे और वहाँ पे सब चीज़ें आपको डिफरेंट दिखाई देंगी. ठीक है, तो देन बिफोर द स्टार्ट द टॉपिक कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स, जो हमारे इस कंट्री के आइडल पर्सन्स, ठीक है, ग्रेट लीडर्स जो कुछ कह के गए हैं. एक यहाँ पे एक हिंदी की कुछ लाइनें मैंने कॉट की हैं और वो महान समाज सुधारक कबीरदास जी की हैं. ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को हम जस्ट पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, कभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. लेकिन जब वो सिचुएशंस हमारे सामने होती है तो तब हम उन चीज़ों को रियलाइज करते हैं, यार ऐसा हो गया या वैसा हो गया. ठीक है, तो बिफोर से एनीथिंग मैं पहले ये लाइनें पढ़ूंगा आप लोगों के सामने. जाति ना पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान. मतलब क्या हुआ इन लाइनों का? कबीरदास जी ने कहा है कि साधु, साधु मतलब संत, संत मतलब ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को छोड़ दिया है, यहां से ऊपर नहीं, यानी कि संसार की मोह माया को छोड़ दिया है. ठीक है, तो कभी भी किसी भी संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए. अगर कुछ हो सकता है तो उससे कुछ नॉलेजेबल लेना चाहिए अगर आप लोग डिजर्व करते हो. ठीक है, आप लोगों को सही दिशा में जाना है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट रियल साधु, जो रियल महात्मा होते हैं. ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ. मोल करो तलवार का, यानी कि अगर आप वेपन में तलवार लेने के लिए जाते हो तो केवल आप किसकी बात करते हो, किसके प्राइस की बात करते हो. ठीक है, प्राइस की बात की जाती है उस तलवार की, उस लोहे की जिस मेटल से वो बनी है. ठीक है, जिसके अंदर वो रखी गई है उसके मोल भाव की बात नहीं होती है. तो इन द सेम वे यहाँ पे लिखा गया है कि कभी भी किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि साधु तो बहुत है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पोलाइट वे की, एक पोलाइट पर्सन की, एक सही आदमी की. कभी भी उससे कास्ट नहीं पूछनी चाहिए. अगर उसके पास नॉलेज है तो ग्रैब इट, उसको हमेशा ग्रहण करना चाहिए. और आप लोग 21st सेंचुरी के लोग हो, इस कास्टिज्म से बाहर आओ और कास्टिज्म से बाहर आके अपने आप को पहचानो. अगर आपको नॉलेज कहीं किसी कीचड़ से भी मिल रही है ना, तो दैन मेरा मानना है कि उसको ग्रैब कर लो. समझ में आया? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा और अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है. ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों. टॉपिक है हमारा आज टॉपिक रहेगा हमारा तो टॉपिक की अगर हम बात करें, टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. तो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है उसी को समझाएंगे. तो थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ चीज़ को. तो यहाँ पे लिखा गया है, इशू ऑफ शेयर्स इज सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब्ड इफ द नंबर, दैट्स मिस्टेक, numbers number of shares applied are less than the number of shares issued for subscription. Suppose that किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए जनरल पब्लिक को, और पब्लिक ने केवल 800 शेयर के लिए अप्लाइड किया. तो 800 इशू से कम है. समझ में आया? 800 आपके इशू से कम है. तो इस सिचुएशन को हम प्रॉपर्ली क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन को हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन.
जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हमेशा हमारी पहली एंट्री किससे होती है? अप्लाइड शेयर से होती है। तो यहां अप्लाइड शेयर कितने हुए? 800। तो आपकी एप्लीकेशन जो भी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, आपका अलॉटमेंट जो भी होगा वहां 800 से मल्टीप्लाई होगी, आपकी फर्स्ट कॉल जो भी रही होगी जिस भी अमाउंट की होगी वो मल्टीप्लाई होगी 800 से। यानी कि हर स्टेप की मल्टीप्लाई किससे होने वाली है? अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर से। समझ में आया? एक एग्जांपल भी मैंने राइट किया है यहाँ पे। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी जो मल्टीप्लाई होनी है वो एप्लीकेशन है, वो अलॉटमेंट है, या फिर फर्स्ट कॉल है आपकी, फर्स्ट कॉल, या फिर आपका सेकंड कॉल है आपकी, या कंपनी की लास्ट कॉल, फाइनल कॉल है आपकी। तो सभी जगह जो जो भी होगा, यानी कि अगर मान के चलो इसकी शेयर की कीमत ₹10 है तो एप्लीकेशन पे मैंने ₹3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपके 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों की मल्टीप्लाई किससे होगी? 800 से होगी। 8,000, सॉरी नॉट 800, 8,000। तो यहाँ भी 8,000 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, यहाँ भी 8,000 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, यहाँ भी 8,000 से मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ भी 8,000 से मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि सभी स्टेप पे आपकी 8,000 से ही मल्टीप्लाई होगी। इसी को बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और देन एंट्रीज सेम रहेंगी जो इंस्टॉलमेंट में होती है आपकी, जो आपको पहले करा चुका हूं, और आप लोगों ने आई होप प्रैक्टिस भी की होगी उसके ऊपर। तो इन द सेम वे इन एंट्रीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन अप्लाई, यू कैन ट्राई दिस। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर पहले आप इसको कॉपी कीजिए, देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। प्लीज डू दैट। I think all copied it. So next topic रहेगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने अभी अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके अपोजिट है। और आपका जो मेजर क्वेश्चन होता है शेयर के अंदर, जिसका एक फोबिया बच्चों के अंदर बना दिया जाता है, भाई शेयर एप्लीकेशन, जो शेयर प्रोराटा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए। मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ आपको हर चीज़ बहुत क्लियर वे में समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं तो। देखो, अगर आप स्टडी नहीं कर रहे भाई लोग तो नॉर्मल सी बात है, मेरी क्या, फिर तो किसी की समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ डू द स्टडी। सब कुछ घूम के वहीं आता है कि आप फोकस कीजिए अपनी स्टडी के ऊपर। और लास्टली एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमारा ड्रीम है पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, वो तभी पॉसिबल है जब आप फोकस करेंगे। क्लियर है? तो देन फिर से हम वापस अपने टॉपिक पे ऊपर आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इशूड ऑफ शेयर्स इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड। कब बोले जाएंगे ओवर सब्सक्राइब्ड? when the number of shares applied are more than the number of shares issued। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। समझ में आया? जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। इसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा लोगों ने अप्लाई तो कर दिया, हम इस पैसे को करेंगे कैसे एडजस्ट? तो कंपनी इस पैसे को इन 3 स्टेप के थ्रू एडजस्ट कर सकती है। पहला स्टेप, कंपनी उस पैसे को रिफंड कर दे, उन एक्सेस शेयर को रिजेक्ट कर दे। क्लियर? दूसरा स्टेप, वो सारे पैसे को क्या करे? एडजस्ट कर ले। कहाँ पे? फर्दर स्टेप पे। और फर्दर स्टेप कौन से होंगे? अलॉटमेंट होगा, क्योंकि ये पैसा कहाँ मिला है आपको? एप्लीकेशन पे। तो फर्दर स्टेप क्या है आपके? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, या फिर क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो
लास्ट तरीका, इसका जो लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड रहेगा आपका कुछ पार्ट उस सरप्लस का, सरप्लस मतलब जो पैसा कंपनी को एक्स्ट्रा मिला है एप्लीकेशन पे, उसको हम सरप्लस भी बोलते हैं। तो उस सरप्लस को हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट एप्लीकेशन पे एडजस्ट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा और या फर्दर स्टेप पे हो जाएगा, और कुछ पार्ट उसका वापस रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो इन 3 तरीके से कोई भी कंपनी उस पैसे को एडजस्ट कर सकती है। पहला, रिजेक्ट द ऑल एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द मनी, यानी कि वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आई हैं उनको रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस करती है। सेकेंड, एडजस्ट द सरप्लस अमाउंट ऑन फर्दर स्टेप्स लाइक अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी कि वो उस पैसे को कहाँ एडजस्ट करेगी, अगले स्टेप पे करेगी। नाउ सम पार्ट ऑफ सरप्लस मनी एडजस्टेड रिमेन रिफंड, कुछ पार्ट वो एडजस्ट करने वाली है और कुछ पार्ट उस पैसे का रिफंड करने वाली है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, और ये ही चीज़ें आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं वहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे आप उस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो, वॉच इट, कंटिन्यू, सो कॉपी इट प्लीज। ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है। टीनी टॉयज लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 ईच, और साथ में 20 रुपीज का प्रीमियम भी है। सब्सक्रिप्शन पेबल एज ₹10 एप्लीकेशन पे है, ₹40 और प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, ₹50 और 10 रुपीज का प्रीमियम फाइनल पे है। क्लियर है? ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उन्होंने कहा है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आता है उसको आपको कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के ऊपर, यानी कि जस्ट एप्लीकेशन से बाद वाले स्टेप पे। एंड ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न, और एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे भी अगर वो पैसा ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को रिफंड कर देगी। समझ में आया? कंपनी ने 2 चीज़ें की हैं, यानी कि वो एडजस्ट भी कर रही है और रिफंड भी कर रही है। और रिफंड कब कर रही है, अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद। नाउ इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट 13,000 शेयर्स, यानी कि 13,000 शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आई। आपने इशू कितने किए, 10,000, और देन एप्लीकेशन ज्यादा कितने की आई, 13,000 की। तो टोटल एप्लीकेशन कंपनी को कितनी रिसीव हुई, 23,000 के लिए। आपके पास शेयर कितने थे, 10,000, और एप्लीकेशन आई 23,000 के लिए। देन अब कंपनी इनको अलॉटमेंट करना चाहती है। वो कैसे अलॉट करेगी इन पैसों, इन शेयर्स को। फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000, यानी कि 12,000 को कितना दिया, 12,000 को हमने दिए 1000 शेयर। क्लियर है? देन इसके बाद 2,000 शेयर्स का पैसा हमने कर दिया रिफंड, तो 2,000 हमने यहां राइट कर दिया, तो इसका पैसा कर दिया हमने रिफंड, यानी कि इनको हमने कुछ नहीं दिया है। समझ में आया? देन अभी आपके पास शेयर कितने बचे हैं, ये अप्लाइड है, इन लोगों ने अप्लाइड किया है और ये कंपनी ने अलॉट किए हैं। तो मुझे देख के बताएं अलॉटेड में अभी कितनी कमी है 10,000 होने के लिए, अलॉटेड में कितनी कमी है 10,000 होने के लिए। देखिए कंपनी ने केवल अभी 1,000 शेयर का अलॉटमेंट किया है, बाकी कितनी कमी है 10,000 पहुंचने के लिए, 9,000 की। तो 9,000 शेयर यहां आएंगे और 9,000 इधर आएंगे। जब आप टोटल करेंगे तो ये 23,000 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 10,000, यानी कि 23,000 को 10,000 शेयर इस तरीके से कंपनी ने दिए हैं। अब इनको काम आता है एंट्री में
एडजस्ट करने का, इनकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी। तो वो एंट्री देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आपकी बुक में भी है, तो देन यू कैन वहां से भी आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी के साथ में टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की स्लाइड पे चलता हूं। यहां पे मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है आपका, जिससे आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। मैंने इस क्वेश्चन का एक वर्किंग नोट तैयार किया है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी राइट की है, मैंने शॉर्ट में राइट किया है कैटेगरी। तो 1 2 3 तीन कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। देन यहाँ पे मैंने इसको ए का नाम दिया है और यहाँ पे लिखा है अप्लाइड शेयर। क्लियर। यहाँ पे लिखा गया है अलॉटेड शेयर और इस वाले स्टेप को नाम दिया है बी। यहाँ पे लिखा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा गया है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि ये वाला कॉलम आपको ये बताता है कि एक्चुअल में एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है। क्लियर। और ये वाला कॉलम आपको ये बताता है एक्चुअल में आपको एप्लीकेशन पर पर्टिकुलर कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी। क्लियर है। देन यहां पे आता है आपका सरप्लस वाला कॉलम, आप इसको सरप्लस, फिर आपको ये जस्टिफाई करना होगा कितना पैसा आपके पास या कंपनी के पास फालतू आया, एक्स्ट्रा आया, तो उसके लिए ये कॉलम है। देन नेक्स्ट कॉलम आता है आपका अलॉटमेंट ड्यू, कि अलॉटमेंट कितने का ड्यू था। ठीक है, कैटेगरी वाइज किससे कितना पैसा लेना था, इन तीन कैटेगरी में हमें किससे कितना पैसा लेना है, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री और आपने कितना पैसा वापस किया। क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे मैं इसको उल्टा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो 2000 शेयर थे, उनको हमने कुछ नहीं दिया है, उनको दिया है नील, बाय बाय टाटा कर दी उनको कि भाई हमारे पास शेयर नहीं है, आप घर बैठिए, जब इन फ्यूचर कभी हमारी फिर से दुकान ओपन होगी फिर देखेंगे आपको। ठीक है, तो आप बाद में अप्लाई करना। तो उनको मिल गया बाय। बाय के बाद आते हैं फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे, सेकंड वाली पे। 12,000 शेयर होल्डर थे, कंपनी ने कहा भाई 1,000 बचे हुए हैं, लेने हैं तो ले, नहीं तो, समझ में आया। तो उनको 12,000 को हमने 1,000 शेयर दिए। क्लियर हुआ। देन इसके बाद टर्न आता है आपका कि अभी कंपनी के पास शेयर कितना बचा है, 9,000 शेयर हैं कंपनी के पास, तो 9,000 को फुल अलॉटमेंट किया गया है। अब हो सकता है भाई कंपनी के जानकार हो सकता है वो कंपनी के रिश्तेदार हो, मे बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कुछ भी पॉसिबल है भाई, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं हम लोग। तो देन 9,000 शेयर होल्डर को 9,000 ही शेयर अलॉटेड किए गए। ये दोनों कॉलम आपको समझ में आए, ए वाला और बी वाला। अब देखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्चुअल में अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन होगा क्या, कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनसे पैसा आना। क्योंकि मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड से होती है, तो वो ही यहां पे है कॉन्सेप्ट। 9,000 है, 10 रुपीज की आपकी एप्लीकेशन है, तो 10 रुपीज के हिसाब से आपको 9,000 पे कितना मिलेगा, 90,000। कितना मिलने वाला है, 90,000। क्लियर है। देन 90,000 आपको यहां मिल गया। 12,000 से 10 के हिसाब से 1,20,000 और 2,000 को 10 के अकॉर्डिंग 20,000। ये पैसा आपको टोटल मिल गया और ये पैसा कहां जाएगा, बैंक वाली एंट्री में जाएगा जो एप्लीकेशन की होगी। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हमें पैसा एक्चुअल में पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कितना रिक्वायर्ड था, क्योंकि एंट्री में तो पर्टिकुलर अमाउंट भी चाहिएगी एप्लीकेशन की। देखिए यहां मैंने राइट किया b इंटू 10, बी में क्या है अलॉटेड शेयर, तो ये हमेशा अलॉटेड के साथ मल्टीप्लाई होना है। बैंक वाली एंट्री अप्लाइड के साथ और रिक्वायर्ड वाली एंट्री या शेयर कैपिटल वाली एंट्री वो हमेशा अलॉटेड के साथ। तो अलॉटेड कितना हुआ है 9,000, मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो 90,000। देन 1,000 यहां अलॉट हुए, मल्टीप्लाई 10 से 10,000। और इस वाली कैटेगरी को हमने कुछ नहीं दिया, तो इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो टोटल अमाउंट हमारी एप्लीकेशन पे कितनी जाएगी, 1 लाख रुपीज, और ये कहां जाएगी, शेयर कैपिटल में जाने वाली है। कहां जाने वाली है, शेयर कैपिटल में। और किस पे, ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री होगी, सेकंड एंट्री में
सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल में जाएगी अमाउंट। क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात कर रहे हैं हम लोगों सरप्लस की, कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है, किस कैटेगरी से कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है। देखिए यहाँ 9000 को 9000 फुल अलॉटमेंट था, तो यहाँ कोई भी सरप्लस नहीं आएगा, कोई सरप्लस नहीं आएगा। देन यहाँ पे देखते हैं, इनसे सेकंड कैटेगरी वालों से 1,20,000 रुपये मिले थे और हमें एक्चुअल में कितना पैसा चाहिए था? 10,000। तो 10,000 को 1,20,000 से माइनस करेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सरप्लस हो गया। इसको कर दिया हमने नील, क्योंकि इनसे तो कुछ नहीं चाहिए हमको, ना सरप्लस चाहिए इनसे। अब आते हैं अलॉटमेंट ड्यू पे। अलॉटमेंट कितने का था आपका? 50 रुपीज़ का इंक्लूडिंग प्रीमियम। वहाँ पे प्रीमियम भी था, 40 + 10 है आपका, तो 40 + 10 का मतलब हो गया टोटल अलॉटमेंट कितने का हुआ? 50 रुपीज़ का। अब 50 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। बी क्या है? हमारा अलॉटेड, और ये 50 रुपीज़ है अलॉटमेंट के। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई किसके साथ होनी है? बी है ये, इसके साथ, और देन इसके साथ। तो 9000 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 के साथ तो 4,50,000 आएगा। क्लियर? इतना उनके ऊपर पैसा ड्यू होगा, कंपनी इतना पैसा इस वाली कैटेगरी से मांगेगी। देन यहाँ पे 1000 शेयर हैं और 50 रुपीज़ हैं। ठीक है, 1000 शेयर 50 रुपीज़। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो हमने उसको ठीक किया है। तो देन यहाँ पे क्या था? 50 रुपीज़ है और 1000 शेयर है, तो 50,000 होगा। यानी कि इस कैटेगरी से कंपनी को कितना चाहिए? 50,000 चाहिए। तो 50,000 चाहिएगा, तो ये अगर आप इसको टोटल करेंगे दोनों को, तो टोटल अलॉटमेंट पे ड्यू की एंट्री कितनी बनेगी? अलॉटमेंट जो ड्यू होगा, अलॉटमेंट ड्यू जो होगा वो ₹5 लाख से होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा वो कंपनी वापस कर देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस कैटेगरी के पास चलते हैं जिनके 2000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखिए इस वाली कैटेगरी को हमने कहीं भी कुछ नहीं दिया है, तो नॉर्मल सी बात है, ये टोटल की टोटल अमाउंट रिफंडेबल है। तो 20,000 आपकी यहाँ आ गई है, दिस वन 20,000 ये हो गए। अब इस बीच वाली कैटेगरी पे आते हैं। देखिए इनसे सरप्लस कितना मिला था हम लोगों को? सरप्लस हम लोगों को मिला था 1,10,000। 1,20,000 रुपये आपके पास आए थे, आपको रिक्वायर्ड 10,000 थे, तो सरप्लस कितना हो गया था? 1,10,000। तो 1,10,000 में से आपने अलॉटमेंट में इन लोगों से कितना चाहिए आपको? 50,000। 110 इनका पड़ा हुआ है आपके पास, कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी? 50,000 एडजस्ट करेगी और बाकी का 60,000 रिफंड करेगी। तो 60,000 इस कैटेगरी से और 20,000 इस कैटेगरी से, टोटल अमाउंट कितनी हुई? 80,000। तो वो कंपनी रिफंड कर देगी। इज दैट क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो प्लीज कॉपी दिस। ओके, नाउ pause it and copy it. I hope you copied it. So बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। यस, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके शेयर कितने थे? आपके शेयर कितने थे? बुक ले लेते हैं, बुक से देखते हैं हम शेयर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा टीनी टॉयज वाला, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो इसमें क्या है आप लोगों का? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपके पास शेयर कितने आए थे? टोटल शेयर आए थे आपके 23,000 और एप्लीकेशन थी आपकी 10 रुपीज़ की। तो आपने क्या किया? 2,30,000 से, अभी हमने नोट्स में स्टडी किया है, तो 2,30,000 से आपने एंट्री मेंशन कर दी और दोनों ही जगह 2,30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। नाउ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस सोर्स से आपको पैसा मिला है उसको वापस हम सेकेंड एंट्री में डेबिट करेंगे और डेबिट करने के लिए अमाउंट सेम रहेगी 2,30,000। आई होप क्लियर। देन इस पैसे को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? मैंने अभी आप लोगों को इस स्लाइड में बताया था कि एप्लीकेशन पे एक्चुअल अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड थी? दिस वन
1 लाख रुपीज़ आपको एप्लीकेशन का चाहिए था, तो 1 लाख रुपीज़ आपने एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो 1 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हुआ? इसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट किया था, फिर से स्लाइड देख लेते हैं एक बार। तो अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट किए थे, कितनी अमाउंट की थी, चेक वंस, देन अलॉटमेंट ड्यू इतने से हुआ था, और एडजस्ट कितना किया था आपने, 50,000 रुपीज़। दिस वन अलॉटमेंट पे केवल आपका 50,000 रुपीज़ ही एडजस्ट हुआ था, वो भी सेकेंड कैटेगरी से। क्लियर है? तो सेकेंड कैटेगरी से हमने 50,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पे लिए, तो 50,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के। देन रिफंड कितना किया हमने, 80,000। 80,000 सबसे लास्ट में दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा 80,000 रुपीज़ हमने वापस किया था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे ये वापस हुआ था। क्लियर है? देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने का था भाई, 50 रुपीज़ का। अलॉटमेंट कितने का था, 50 रुपीज़ का। अलॉटमेंट कितने का था, 50 रुपीज़ का। और नंबर ऑफ शेयर कितने थे आपके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे टोटल, 10,000। तो मल्टीप्लाई कितने से होगी, 50 से। तो टोटल अमाउंट ड्यू की एंट्री में कितना आएगा, डेबिट होगा 5 लाख से। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 40 रुपीज़। कितना पैसा था, 40 रुपीज़। और शेयर कितने थे आपके, 10,000 इंटू 40, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़। देन फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, और वो कितने का है, 10 रुपीज़ का अलॉटमेंट पे। तो देन 1 लाख रुपीज़ आपके कहाँ जाएंगे, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। तो ये कंप्लीट एंट्री हो गई आपकी ड्यू की। देन इसके बाद अगर हम बात करें बैंक में एक्चुअल में कितना पैसा आने वाला है, क्या पूरा पैसा आएगा, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, वर्किंग नोट का नेक्स्ट पार्ट रहेगा ये 2 पार्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, एक्चुअल अमाउंट अलॉटमेंट पे कितनी आने वाली है आपकी। देखिए आपके शेयर कितने थे, 10,000, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप लोग, 50 से। तो टोटल अमाउंट आएगी आपकी 5 लाख लेस क्या करेंगे, सरप्लस जो आपको मिला था, सरप्लस को लेस कर देंगे। कितना सरप्लस मिला था आपको, स्लाइड पे चल के देखते हैं सरप्लस हमारे पास कितना आया था, दिस वन। तो सरप्लस हमारे पास कितना आया था, 50,000 हमने एडजस्ट किया था इस वाले कैटेगरी का। इन लोगों के पास 1,000 शेयर थे, ठीक है। 1,000 से हमें अलॉटमेंट कितना चाहिए था, 50,000 रुपये, और इनका कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 1,10,000। तो 50 हमने यहाँ एडजस्ट कर लिए और बाकी के 60 हमने वापस कर दिए। ठीक है, फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देन सरप्लस था हमारा 50,000, तो एक्चुअल अमाउंट आपको कितनी रिसीव हुई होगी, 4,50,000। 4,50,000। तो टोटल अमाउंट जो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुई वो 4,50,000 की हुई। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो जर्नल एंट्रीज में आते हैं हम फिर से। तो जर्नल एंट्रीज में यहाँ पे 4,50,000 की अमाउंट आप मेंशन करने वाले हो। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे, क्लियर है? एक बार मैं यहाँ भी राइट कर देता हूँ। 5 लाख की अमाउंट से ड्यू थी और -50,000। -50,000 का मतलब जो आपने सरप्लस आपके पास आया था वो आपने एडजस्ट कर लिया कैटेगरी सेकंड से। क्लियर हुआ? नाउ अब बात कर रहे हैं हम शेयर फाइनल कॉल की। तो शेयर फाइनल कॉल पे आपका कितना अमाउंट था, शेयर फाइनल कॉल पे आपका कितना अमाउंट था। तो यहाँ पे देखिएगा शेयर फाइनल कॉल पे आपकी कितनी अमाउंट थी, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम। देखो
यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना मिला आपको 10, अलॉटमेंट पे कितना मिला आपको 50, और देन फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा आपको 60। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई 120 रुपीज, यानी कि 100 + 20। आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 100, और आपका प्रीमियम कितना था 20 रुपीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस चीज को आप समझिए और देन ओके। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आने के लिए एंट्री, तो एंट्री में आप लोग क्या करने वाले हो, देखिए शेयर फाइनल कॉल कितने से ड्यू होगी। आपके पास शेयर कितने थे 10,000, आपके पास शेयर कितने थे 10,000, और ये कितने की थी 60 रुपीज़ की। तो अमाउंट जो ड्यू होगी वो 6 लाख से होगी। ठीक है, अब 6 लाख में आपका 10,000 × 50 ये रहेगा, और 10,000 × 10 रुपीज़ ये रहेगा। तो 5 लाख रुपीज़ आपके इसके सामने क्रेडिट हो जाएंगे, और 1 लाख रुपीज़ इसके सामने क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री खत्म। इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बैंक में कितनी अमाउंट आएगी आपकी, बैंक में एज इट इज़, क्योंकि कॉल इन एरियर्स नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल एंट्री जाएगी, और एंट्री होगी आपकी 6 लाख रुपीज़ से। पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को मिल गया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इन दैट केस फिर भी आपको क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हमारे चैनल को बता सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका ओवर सब्सक्रिप्शन था। इट्स टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज आपका कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी के यहीं से पूछे जाते हैं। शेयर क्या होगी, सिनेरियो क्या बनेगा, एप्लीकेशन आपने इशू किए और जो लोगों ने अप्लाइड किया वो ज़्यादा कर दिया, दैन उसके बाद कॉल इन एरियर्स आएगी, वो पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा या कहीं और एडजस्ट होगा, उसके बाद उन शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आज हम किस पे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर हैं। तो प्लीज़ स्टडी दिस टॉपिक प्रॉपरली और प्रैक्टिस द क्वेश्चंस व्हाट यू हैव। ठीक है, इन दैट केस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो भीम पाठशाला के माध्यम से मैं सुनील भारद्वाज आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, जितनी भी बच्चा पार्टी है, प्लीज़ अटेंटिव, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी। पेरेंट्स है ना, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों की नीड पूरी करने के लिए कोई झूठ बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट देयर मनी, देयर एफर्ट्स, क्योंकि वो अपने आप को आप में देखना चाहते हैं, और आप क्या कर रहे हो उनके लिए, उनका पैसा वेस्ट कर रहे हो, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, यू आर स्पॉइल्ड योरसेल्फ। समझ में आया? जब आप उनकी जगह पहुंचोगे शायद तब रियलाइज होगा, लेकिन टाइम बहुत स्पीड से चलता है और वो वापस नहीं होगा, सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को फिर से यही चीज़ कह रहा हूँ कि अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। बहुत शॉर्ट पीरियड बचा हुआ है, उसको आप प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ऊपर वाले ने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, तो उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। सक्सेस 100% मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चीज़ों को हमेशा कल पे टालोगे ना, तो वो कल कभी नहीं आएगी। डेफिनेटली याद रखना इस चीज़ को आप लोग, कल कभी नहीं आएगी। जो कुछ है आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। बाकी चॉइस आपकी है, क्योंकि आप लोग टीन एज से बाहर आने वाले हो, मैच्योर होने वाले हो। कुछ बच्चे मैच्योर हो चुके होंगे, कुछ मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। ओके, इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। दैन भीम पाठशाला के माध्यम से मैं फिर से स्लोगन आपको याद दिला दूँ, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हमारे लिए भारत आप हो। ओके, बाय एंड स्टे सेफ।